नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बात कर रहे थे ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर्स देखे थे उसमें हम लोगों ने कोण कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बारे में बात की थी। मतलब एंगल्स आपको ज्ञात करना था, उससे रिलेटेड 10-12 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आज हम उसके को कंटिन्यू करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, उसमें आप सभी लिखेंगे, नया टॉपिक है वो है त्रिभुज। क्या लिखेंगे आज हम लोग? त्रिभुज के बारे में देखेंगे भाई। ठीक है, आराम से डिटेल से पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में भी, और उसके बाद में मिक्स क्वेश्चंस और करवाऊंगा भाई। ठीक है, उसके बाद में हम लोग और मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी आप लोग सभी हेडिंग लगाएं त्रिभुज, जिसे आप लोग ट्राइंगल बोलते हैं भाई। ठीक है, ट्राइंगल जिसे आप लोग बोलते हैं, सभी हेडिंग लगाएं त्रिभुज ट्राइंगल। और त्रिभुज के अंदर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखवा रहा हूं, वैसे सभी को पता है बट फिर भी हम 1 बाय 1 सभी लिखेंगे। सबसे पहले तो कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर त्रिभुज कहते हैं कैसे कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं ये सबको पता है कि भाई सर 3 भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शॉर्ट में फटाफट लिख दो, शॉर्ट में फटाफट लिख दो, एग्जाम्स के अंदर नहीं आता है। तीन रेखाखंडों से तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति। ठीक है, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये हमें पता होना चाहिए, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। दूसरी बात, किसी भी त्रिभुज के लिए, वैसे सभी को पता है 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। और ये 3 रेखाखंड बना दिए और इसको ऐसे बना दिया, तो ये जो हमारे पास में है ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ओके, उसके बाद में दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात ये कहता हूं, कोई भी त्रिभुज है उसमें कम से कम कितने अवयव होते हैं? ठीक है, किसी भी त्रिभुज में लिख दो, त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज में कुल 6 अवयव मतलब एलिमेंट। त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं। ठीक है, 3 भुजा और 3 कोण। 3 भुजा और 3 कोण। त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। लिख दिया आप सभी ने? ठीक है, त्रिभुज के निर्माण के लिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे। किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए, 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 किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए कम से कम 3 अवयव आवश्यक है। 3 अवयव आवश्यक हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए कम से कम 3 अवयव आवश्यक है। भाई कम से कम 3 अवयव की जरूरत होती है, और 3 अवयव में भी ये हैं। ठीक है, 3 अवयव क्या हो सकते हैं? तीनों भुजाएं हो सकती है भाई। ठीक है, इसमें क्या हो सकती हैं? तीनों भुजाएं हो, या तो तीनों भुजाएं हो, या फिर 2 भुजाएं एवं 1 कोण, 2 भुजाएं एवं 1 कोण, 2 भुजाएं एवं 1 कोण, या फिर 2 कोण एवं 1 भुजा, 2 कोण एवं 1 भुजा हो। ठीक है, ध्यान रखना, या तो तीनों भुजाएं होनी चाहिए, या फिर 2 भुजा 1 कोण होनी चाहिए, 2 कोण 1 भुजा होना चाहिए। कभी भी तीनों कोण से आप त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है भाई, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यदि तीनों
यदि तीनों कोण हो, ठीक है, यदि इस लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप तो सीधा लिख दो तीनों कोणों से त्रिभुज नहीं बन सकता। भाई कम से कम 3 चाहिए तो तीनों कोण ले लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तीनों त्रिभुज नहीं बन सकता। देखो सिंपल सा कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाए ना तो इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बताओ त्रिभुज के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक है, कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शंस दे दें, उसमें तीनों कोण होता है, तीनों कोणों से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता। ध्यान रखना, ये हमें अपने को याद रखना है। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सिंपल सा बेसिक से क्वेश्चंस मैं अभी लिखवा रहा हूं, अभी तक बेसिक क्या, बहुत सिंपल सी चीजें लिखवा रहे हैं। लिख दिया आप सभी ने? लिखना, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, यानी कोण ए प्लस ऑफ कोण बी प्लस ऑफ कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। भाई इतना सब कुछ आता है ना, इसमें मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूं, ये सब अभी तक ऐसा कोई भी चीज नहीं थी जो आप लोगों को नहीं पता थी। त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, लिखना त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। भाई सभी बहिष्कोणों का योग के बारे में बात करें तो ये 360 डिग्री होता है। बहिष्कोण का मतलब यहां से देखिएगा, जैसे यह यहां पर ए है, ये बी है और ये मैंने सी बना लिया, ठीक है। तो बहिष्कोण का मतलब यहां से कैसे, इधर देखना आप लोग, यहां से मतलब ये इस तरह से यदि आप लोग देखते हो तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इस तरह से ऐसे कर दिया तो ये जो एंगल बन रहा है उसके बारे में, और इधर हम लोग करें आप लोग, ठीक है, उधर हम लोग यहाँ से देखें तो ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है एक्स वाई और जेड मान लेता हूँ इसको ना, तो एंगल, ठीक है, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस ऑफ कोण जेड जो होता है, कोण एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी बहिष्कोण, बाहर जो एंगल बने हुए ना, उन कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है किसी को, आगे बढ़े। और क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चंस क्या, पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट लिखेंगे इसी के अंदर, त्रिभुज के अंदर। मैं कहना चाहता हूं कि त्रिभुज की, ठीक है, किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस बात को भी लिख दीजिए, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी एक भुजा को, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोण, अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है।
त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्कोण है वो क्या होता है? अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, इधर देखिएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, जैसे कोई भी त्रिभुज है भाई, यहाँ पर मैंने कोई त्रिभुज बना लिया ये वाला, ठीक है, ये एक मैंने त्रिभुज बना लिया। अब मैं कह रहा हूं त्रिभुज की किसी एक भुजा को, ये ले लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, एक भुजा को बढ़ाने पर, चलो मैंने इस तरह से ये बढ़ा दिया, इस तरह से ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरह से ये मैंने बढ़ा दिया, बढ़ाने पर ठीक है, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर ये हम लोगों ने बढ़ा दिया, बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण बन रहा है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बहिष्कोण बन रहा है वो क्या हो रहा है? मान लो यहाँ पर बन रहा है जेड, बनने वाला अंतराभिमुख, जैसे ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब जेड बराबर किसके हो जाएगा सर? एक्स प्लस वाई के। जेड बराबर क्या हो जाएगा सर? एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। लिख दीजिए इसे। त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। लिख दिया आप सभी ने? चलो आगे लिखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, 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 ठीक है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से, सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या ये भी कह सकता हूं कि दो भुजाओं का अंतर, या ये भी कह सकते हैं दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से, सदैव तीसरी भुजा से, सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है। बहुत बार ये पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना क्वेश्चंस कैसे आएंगे अभी बात करेंगे अपन लोग। लिख दिया आपने। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, और या फिर जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कोई भी दो भुजाएं होगी ना, ठीक है, तो बीच वाली जो मान लो एक भुजा होगी वो उसके अंतर से तो अधिक ही होगी और उसके योग से तो कम ही होगी, उसके रेंज में ही रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट लिखें आप लोग, अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखना, किसी भी त्रिभुज के अंदर जिस त्रिभुज का कोण अधिक होगा, यदि किसी त्रिभुज में कोण का मान, आंतरिक कोण का मान अधिक है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? बड़ी होगी। इसमें भी ये भी लिख दो, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का आंतरिक कोण, किसी त्रिभुज का आंतरिक कोण बड़ा है तो सम्मुख भुजा भी, तो उसकी सम्मुख भुजा भी, तो उसकी सम्मुख भुजा भी, तो उसकी सम्मुख भुजा भी
बड़ी होगी। यदि कोण छोटा है और यदि कोण छोटा है, यदि कोण छोटा है तो भुजा भी छोटी, तो भुजा भी छोटी होगी, तो भुजा भी छोटी होगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कुछ इस तरह से है भाई। चलो यहाँ पर ये ए हैं, ये बी हैं और ये सी हैं। यदि, ठीक है, यदि कोण ए बड़ा है, यदि कोण ए बड़ा तो भुजा बी सी भी क्या होगी, बड़ी। लिख दिया आप सभी ने? सभी ने ये लिख दिया होगा। चलो अब देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे। हमने सबसे पहले तो ये जो पॉइंट लिखे थे उसके बारे में आप लोगों ने देखा कि ये जो अलग अलग क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने देखा है भाई। ठीक है, अलग अलग जो पॉइंट्स थे उसके बारे में बात की। अब देखो प्रश्न कैसे आते हैं उसके बारे में बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा भाई, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक त्रिभुज है, ये एक लाइन है, यहाँ ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, ये भी सी है। उसके साथ में यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हैं और ये समांतर हैं इसके साथ, किसके, ए पी के साथ में। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर ए पी समानांतर हैं बी सी तथा ए बी बराबर हैं किसके, ए सी के। ए बी बराबर किसके हैं, ए सी के हैं। ठीक है, ये बराबर हैं। और आपको जो क्वेश्चंस में दे भी रखा है ना, आपको जो क्वेश्चंस में है ये दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आप लोगों को दे रखा है। मान लो कुछ भी लिख लेता हूँ, चलो ये मैंने लिख दिया मान लो 40 डिग्री। तो बताओ यहाँ से हमारे पास में नहीं, ये तो निकाल ही लेंगे फिर तो, है ना, बराबर है तो आराम से आ जाएगा ना। ऐसे नहीं करता हूँ मैं, कुछ चेंज करता हूँ क्वेश्चंस में। आपसे ये x है, मान लो ये क्या है, x है, ये क्या है, x है, और ये जो एंगल है वो आपको दे दिया मान लो 40 डिग्री। अब बताइए, करिए, बताओ x कितना होगा। अब बताइए x कितना होगा। कर दिया सभी ने। पहले तो मुझे बताओ ये और ये दोनों समांतर हैं, तो बताओ ये z बन रहा है, z बन रहा है तो ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। अच्छा, ये दोनों भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे भाई। यदि किसी भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण ये भी 40 का ही होगा। ठीक है, ये 40 का होगा तो मुझे बताओ टोटल कितने होते हैं सर। ठीक है, तो ये अपने आप में कितना आ जाएगा सर, ये 40 हैं, ये 40 हैं। ठीक है, ये दोनों 40 हैं तो 180, पीछे अपने आप में कितना बच गया सर, 100 डिग्री। आपका x का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। भाई किसी को भी दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, वो लिखते हैं, लिखना एक क्वेश्चंस। मेरे पास एक प्रश्न है, लिखना इसको। यदि त्रिभुज
यदि त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में कोण B ग्रेटर देन कोण B ग्रेटर देन कोण C हो तो, कोण B ग्रेटर देन कोण C हो तो इनमें से कौन सा कथन हो तो, इनमें से कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, इनमें से कौन सा कथन सही है। ये आपके क्वेश्चंस में दे रखा है भाई कि ये है 60 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है A, ये दे रखा है B और ये दे रखा है C। ओके, उसके साथ में ये A दे रखा है, ये C दे रखा है और ये B दे रखा है। ऑप्शंस जो दे रखा है ना, वो दे रखा है C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B। दूसरा जो ऑप्शंस हैं वो है B इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन C। तीसरा जो ऑप्शंस हैं वो हैं A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। और चौथा जो ऑप्शंस हैं वो है B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A। बताओ, आए हुआ पेपर में क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है भाई? निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा है। मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण B इज ग्रेटर देन कोण C, इसका मान इससे अधिक है। ठीक है, ये 60 है तो पहले तो मुझे बताओ पीछे बचा कितना भाई? ये 60 है तो पीछे कितना बचा? 120। यानी ये और ये दोनों मिलकर 120 हैं। यदि इसको भी 60 दे देता, इसको भी 60 दे देता तो बराबर हो जाएगा। 20 ज़्यादा होना चाहिए, तो सर इसको 61 कर लो ना, इसको 61 कर लो और उसको एक कम करके 59 कर लो। भाई ये ज़्यादा होना चाहिए, कितना ज़्यादा होता है ये नहीं है। अब मुझे ये बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे बड़ा कोण कहाँ पर है? सबसे बड़ा कोण 61 है, तो इसके सामने सबसे बड़ी भुजा B होगी। सबसे बड़ी भुजा B होगी सर, इसमें है और इसमें है, बाकी दो ऑप्शंस में तो है ही नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा B होगी, तो ये तो ऑप्शंस गए। ठीक है, उसके बाद में सर 60 है तो A आएगा, उसके बाद A आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है भाई। स्टूडेंट को दिमाग में आना भी तो चाहिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से दिमाग में से करेंगे सॉल्व। इससे ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, अरे ये बात समझ में आई क्या? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो कर लोगे। और लिखते हैं भाई क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस लिखते हैं। बताओ निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सी माप, निम्न में से कौन सी माप त्रिभुज की माप है? निम्न में से कौन सी माप त्रिभुज की माप है? मतलब किससे त्रिभुज बन सकता है? ठीक है, मैं कुछ ऑप्शंस लिख लेता हूं भाई। चलो मैं कुछ ऑप्शंस लिख लेता हूं, आप लोग मुझे बताना। ठीक है, मैं आए हुए पेपर में ही डाटा है वही लिख लेता हूं ना। ठीक है भाई, डाटा जो पेपर में आ रखे ना वैसे ही डाटा लिख लेता हूं। बताइए, ये देखो निम्न में से कौन सी माप से त्रिभुज बन सकता है? 4.1 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर। दूसरा है 3.2 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद में 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बताइए कौन सी माप त्रिभुज की माप है? बताओ इनमें से कौन सी वाली माप है वो त्रिभुज की माप है? मैंने अभी आप लोगों को कहा था भाई, मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि बताओ इसमें से कौन सी माप त्रिभुज की माप है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है या फिर अंतर कम होता है। कोई भी दो भुजाओं का योग देख लेते हैं।
भाई किन्हीं भी दो भुजाओं का योग देखते हैं तो सबसे बड़ी सबसे छोटी दो भुजाएं लेते देखते हैं, सबसे छोटी दो भुजाएं लेके देखते, कोई भी ले लो ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इससे ज़्यादा ही आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी इससे ज़्यादा ही आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी इससे ज़्यादा आएगा। सर ये त्रिभुज बन सकता है। भाई ये त्रिभुज बन सकता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक है, तो भाई इसका आंसर है। अभी हमारे पास में और भी ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, क्या पता इससे ज़्यादा ऑप्शन हो जाए। ठीक है, चलो इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ के है इससे अधिक हो रहा कि नहीं बताओ, ये दोनों इससे अधिक ही हो रहा है सर। ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो सर 3 और 2 5, 5.3 इससे अधिक है, बिल्कुल सर इससे अधिक है, बिल्कुल इससे अधिक है। इन दोनों को जोड़ता हूं तो 1 और 2 3, 3.7 ये भी इससे अधिक है, तो सर इससे भी त्रिभुज बन सकता है, इससे भी त्रिभुज बन सकता है, इससे भी त्रिभुज बन सकता है। आगे देखते हैं सर, इन दोनों का योग इससे अधिक है, बिल्कुल सर इससे अधिक है। इन दोनों का योग इससे अधिक है, 2 और 3 5, 5 और 7 और हौसल का 1 6, 6.5। क्या इन दोनों का योग इससे अधिक है? नहीं सर, बराबर है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। कारण कि सर इन दोनों का योग इससे क्या है, बराबर में, अधिक नहीं है, इस वजह से नहीं। फिर देखो 25 और 24 इससे अधिक है, ये दोनों इससे अधिक है, ये दोनों इससे अधिक है, तो आंसर ये भी संभव है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ मुझे, क्या ये आप लोगों को बात समझ में आई? मैं आपसे वापस प्रश्न पूछ रहा हूं भाई, मैं आपसे वापस प्रश्न पूछ रहा हूं। ठीक है, चलो ये चार ऑप्शंस यहीं पर वापस बना लेते हैं, चार ऑप्शंस यहीं पर वापस बना लेते हैं। आप लोग मुझे बताओ इसमें से कौन सी त्रिभुज की माप है। मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है 4.1 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर लिख दिया वापस 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है 3.5 सेंटीमीटर एंड एक और लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। आपने लिख दिया यहाँ पर, आपने यहाँ पर लिख दिया 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। बताइए, लिख दिया? बताइए सबसे पहले सर 5 और 3 8, 8 इससे अधिक है, 5 और 2 7 वो भी इससे अधिक हैं, ठीक है 3 और 2 5 इससे अधिक नहीं है, बराबर है सर, ये तो आंसर नहीं है। इन दोनों का योग करते हैं, 2 और 4 6, 6.6 इससे अधिक हैं, बिल्कुल सही। ये वाला और ये वाला मान इससे 3 और 2 5, 5 पॉइंट ये भी इससे अधिक ही लग रहा है सर। इन दोनों को जोड़ते हैं सर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो भी इससे अधिक है, तो ये त्रिभुज बन सकता है, ये त्रिभुज बन सकता है सर। इन दोनों का योग इससे बिल्कुल अधिक लग रहा है, इन दोनों का योग इससे बिल्कुल अधिक लग रहा है, ठीक है इन दोनों का योग इससे अधिक लग रहा है, इन दोनों का योग भी इससे अधिक लग रहा है, ठीक है इन दोनों का योग इससे अधिक लग रहा है। भाई इन दोनों का योग इससे अधिक है तो ये भी त्रिभुज बन सकता है, ठीक है ये भी त्रिभुज बन सकता है। इधर आ जाइए, 15 और 17 का योग इससे अधिक ही है सर, 17 और 18 का योग भी इससे अधिक है, ठीक है 15 और 8 का योग भी इससे अधिक है, तो आंसर ये भी बन सकता है, ये भी आंसर बन सकता है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो और क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं भाई। यदि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ एक त्रिभुज बना लेता हूँ भाई, ठीक है इस त्रिभुज बना लिया, ये मेरे पास में मान लो 40 डिग्री है, ये है ए है, ये बी है और सी है। मैं आपसे यदि ये कहता हूँ भुजा बीसी को दोनों तरफ बढ़ाने पर, भुजा बीसी को दोनों तरफ बढ़ाने पर, भुजा बीसी को दोनों तरफ बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोणों, भुजा बीसी को दोनों तरफ बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोणों
ठीक है, बनने वाले बहिष्कोणों, भुजा BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोणों का योग होगा, बनने वाले बहिष्कोणों का योग होगा, बहिष्कोणों का योग होगा। भुजा BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोणों का योग होगा, भुजा BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोणों का योग होगा। मुझे ये बताओ यहाँ से, सबसे पहले तो यहाँ आप लोग देखेंगे भुजा BC को दोनों तरफ बढ़ा देते हैं। ये लो सर, यहाँ पर ये बढ़ा दिया सर भाई, इसको मैंने यहाँ से ये बढ़ा दिया, उसके बाद में ये यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण ये बन गया सर। मान लेते हैं यहाँ P बन गया और ये Q बन गया। इसका योग अब से पूछा है, इसका आपसे योग पूछा है। ठीक है, इसका हमें योग पूछा है। अब क्या करें सर भाई, इसको हमें निकालने के लिए पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ से ये जो एंगल्स की बात करते हैं अपन लोग, ये P है तो ये कितना होगा सर 180 माइनस P। भाई ये P है तो ये कितना हो जाएगा सर, भाई ये P है तो ये कितना होगा 180 माइनस P होगा कि नहीं होगा, पहले तो बताओ। 180 माइनस P ये कितना होगा सर 180 माइनस Q, 180 माइनस Q हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ता हूँ, 40 प्लस ऑफ 180 माइनस ऑफ P प्लस ऑफ 180 माइनस ऑफ Q किसके बराबर होगा सर 180 के बराबर कितना हो जाएगा 180। 180 से तो 180 कट गया, इन दोनों को इधर जोड़ूंगा तो सर ये कितना हो जाएगा 220 किसके बराबर हो जाएगा सर P प्लस Q के। आपसे यही तो पूछा है दोनों कोणों का योग कितना है भाई, यही तो आपसे पूछा है कि दोनों कोणों का योग कितना है, यही हमें पूछा गया है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें थी भाई। लिख दिया आप सभी ने। चलो अब देखो, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अब थोड़ा सा दिमाग से बताना मुझे। पहले तो मुझे ये बताओ, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने एक बात लिखी ना, इस बात पे मैं देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये जो बात हम लोगों ने लिखी थी मैं वापस बता रहा हूँ, ये वाली, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। इस पे ही मैं अभी प्रश्न बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। आप लोग नहीं कर पाओगे इसलिए अच्छे से समझना पहले, ठीक है, अच्छे से मेरी बात को सुनना, उसके बाद बताना। मैं आपसे कहूँ कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, ये लिख लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, मान लेते हैं अपन यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, क्या मानूं बताऊं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कुछ भी मान लेते हैं ना अपन, मान लो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं, एवं तीसरी भुजा x है, तीसरी भुजा x है, जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्ण संख्या है, जो एक पूर्णांक है, इंटीजर ही लिख लेता हूं ना, जो एक पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है, जो एक पूर्णांक है, पूरा अंक है। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर 13 और तीसरी भुजा x है जो एक पूर्णांक है। तो बताओ इनसे कितने त्रिभुज
कितने त्रिभुजों का निर्माण संभव है? कितने त्रिभुजों का निर्माण संभव है? तो बताओ कितने त्रिभुजों का निर्माण संभव है? भाई मान लो दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा में पता नहीं है, तो आपसे पूछा है कि बताओ ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो इधर देखिएगा आप लोग, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। आपके पास दो ही भुजाएं हैं भाई, तीसरी भुजा हमें पता ही नहीं है, ठीक है। पहले तो हमें तीसरी भुजा पता करनी पड़ेगी कौन सी है, फिर ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। इधर देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना और इसको सुनना, मेरी बात को पहले तो समझने का प्रयास करना, इंपॉर्टेंट कर लेना। प्रश्न पूछा गया है, क्या कह रहा हूं, किन्हीं दो भुजाएं आपके पास में दे सकती हैं, तीसरी, इसका मतलब सर ये जो तीसरी भुजा है ना, ये जो तीसरी भुजा है, ये जो तीसरी भुजा है वो इन दोनों भुजाओं के अंतर यानी 13 - 5 और इन दोनों का योग 13 + 5, हम लोग क्या कहते हैं, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, ठीक है, यानी ये ज्यादा होगा भाई, यही हुआ। तथा दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, यानी कुछ इस तरह से रहेगा। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले तो मुझे बताओ। हम यही तो कर रहे हैं, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम और दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। पहले तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। यदि यहाँ पर ये समझ में आया तो मुझे बताओ, 13 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 8, ठीक है, 8 आएगा, और इसमें जोड़ूंगा तो सर कितना आएगा, 18 आ जाएगा। यानी इस x का जो मान आएगा, इस x का जो मान आएगा वो 8 से अधिक और 18 से अधिक आएगा। यानी क्या क्या x हो सकता है, ठीक है, क्या क्या x हो सकता है? सर x का मान 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है और 17 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नहीं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कितने त्रिभुज बनेंगे सर? 9 त्रिभुज बनेंगे। भाई कितने त्रिभुज संभव हैं? 9 त्रिभुज संभव हैं, ठीक है। आप क्यों 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 कर सकते हैं? देखो, क्योंकि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी अधिक होना चाहिए और अंतर, तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, यदि ये बात नहीं समझ में आई ना, कोई बात नहीं प्रभु, मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना दिया। मैंने क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया? कभी भी आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स पूछे, ठीक है, कितने संभावित त्रिभुजों की संख्या, कभी भी पूछ ले संभावित त्रिभुजों की संख्या, कभी भी त्रिभुजों की संख्या पूछे, संभावित त्रिभुजों की संख्या यदि पूछ ले, भाई संभावित त्रिभुजों की संख्या पूछ ले, तो आप क्या करना, जो दो भुजाएं दे रखी उन्हें उसमें छोटी वाली भुजा लेना, ठीक है। दो भुजा में कौन सी? छोटी भुजा लेना, ठीक है। ये जो छोटी भुजा है वो ले लेना, ठीक है, और इस छोटी भुजा को 2 से गुणा कर देना और उसमें से 1 घटा देना। मुझे बताओ छोटी भुजा कौन सी है सर? इन दोनों में 5, तो ये लिख दो 5 × 2 - 1। बताओ 5 × 2 कितने हुए? 10। 10 में से 1 घटाओ 9। ये इस प्रश्न का आंसर है। बताओ क्या समझ में आया? बहुत अच्छी चीज है। संभावित त्रिभुजों की संख्या कभी भी ज्ञात करनी है तो आप क्या करो, दो भुजाएं दे रखी है तो उस दो भुजाओं को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट लिख दीजिए इसे। संभावित त्रिभुजों की संख्या यदि पूछ ले तो इस स्थिति में हम लोग इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। लिख दिया आप सभी ने? अरे कर लोगे ना, अब तो कर लोगे। अब मान लो कितनी भी बड़ी आ जाए भुजा ना, तो भी हम लोग कर सकते हैं। मैं मान लो कहूँ, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, 103 सेंटीमीटर
यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 103 सेंटीमीटर, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 103 सेंटीमीटर तथा 103 सेंटीमीटर तथा ठीक है 118 सेंटीमीटर है, 118 सेंटीमीटर। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 103 सेंटीमीटर तथा 118 सेंटीमीटर हैं एवं तीसरी भुजा एक पूर्णांक है, तीसरी भुजा एक पूर्णांक संख्या है, तो बताओ विभिन्न संभावित त्रिभुजों की संख्या, विभिन्न संभावित त्रिभुजों की संख्या। एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं इतनी हैं, तीसरी भुजा एक पूर्णांक संख्या है, तो विभिन्न संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? चलो, हमें अभी कहा था जब भी संभावित त्रिभुजों की संख्या पूछे तो छोटी वैल्यू जो है 103 है, उसको डायरेक्ट 2 से गुणा करो और इसमें से 1 हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, इसका डबल करेंगे तो सर 206, ठीक है, ये डबल करेंगे तो सर 206, उसमें से 1 घटाओ 205, आपका आंसर आ जाएगा। कितने त्रिभुज बनेंगे सर? 205 आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, इस प्रश्न के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलो, मेरे पास एक प्रश्न है भाई, ठीक है, मेरे पास एसएससी के अंदर आया हुआ प्रश्न है, वो लिखवा लेता हूं। लिखो, त्रिभुज एबीसी की तीन भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की तीन भुजाएं XYZ पूर्णांक है, XYZ पूर्णांक है, ठीक है। यदि XY बराबर 12 है, यदि XY बराबर 12 है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? ठीक है, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? फटाफट बता दीजिए। यदि XY बराबर 12 है तो बताओ ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? देखिए भाई, सबसे पहले तो यहां से आप जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, XYZ कुछ भी नहीं दे रखा है, XY दे रखा है 12, मतलब दो भुजाएं हमें पता हैं, ठीक है, दो भुजाएं हमें पता हैं, उनका गुणा हमारे पास में 12 है। भाई, दो भुजाओं का जो गुणा है वो कितना है? 12 है, ठीक है, दो भुजाओं का गुणा जो है वो कितना है हमारे पास में? 12 है। तो मुझे बताओ 12 कैसे बन सकता है, ये बताओ भाई। 12 किस किस का गुणा बन सकता है? सर 12 1 और 12 का गुणा 12 होता है, सर 2 और 6 का गुणा 12 होता है, सर 3 और 4 का गुणा 12 हो सकता है। इसके अलावा कोई 12 बन ही सकता है। इसका मतलब सर अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज की तीन भुजाओं में से दो भुजाएं हैं 1 और 12। तो मुझे बताओ, यदि ये छोड़ो आप, तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं होती 1 और 12, सिर्फ इतना ही देता कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 1 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, और तीसरी कोई जेड अलग है, तो बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे? क्या करते थे सर, छोटी जो वैल्यू है 2 1, ठीक है, इस 1 का हम लोग क्या करते थे? 2 से गुणा, उसमें से 1 घटाते थे। बताओ कितना आएगा? 1 त्रिभुज बनेगा। कितने त्रिभुज बनते? 1 ही त्रिभुज बनता। कितना बनता? 1 ही त्रिभुज बनता, ठीक है। अच्छा, इधर आप लोग देखते हैं सर, इसमें से देखते हैं 2 और 6 में छोटी भुजा कौन है? 2 है, ठीक है, उसको 2 से गुणा करूंगा, 4 4 में से 1 घटाऊंगा, तो बताओ कितना आएगा? 3। कितने त्रिभुज बनेंगे सर? 3 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 3। सर छोटी भुजा क्या है? 3 है, उसको डबल से किया, 6 में से 1 घटाया, कितना आया? 5। कितने त्रिभुज बनेंगे? 5। टोटल कितने बन गए? टोटल बन गए 9 त्रिभुज। भाई टोटल कितने बन गए? 9 त्रिभुज टोटल बन गए,
कितने त्रिभुज टोटल बन गए? 9 त्रिभुज टोटल बन गए। मुझे ये बताओ क्या ये बात समझ में आई क्या? भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं, लिख दीजिए इसे। लिख दिया आप सभी? चलो इससे भी बढ़िया क्वेश्चंस लिखते हैं भाई, इससे भी अच्छा क्वेश्चंस लिखते हैं। उन सभी प्रश्न लिखें, उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग ज्ञात करें। उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग ज्ञात करें, उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा x हैं, जहां x पूर्णांक है। जहां x क्या है? पूर्णांक है। बताओ, सोचिए। अब उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का टोटल निकालना है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कितने त्रिभुज बनेंगे, तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे वो भी आपसे पूछा है। ठीक है, उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का टोटल करिए जिनकी भुजाएं इतनी हैं। कि आप लोग सभी ने भाई उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का टोटल निकालना है जिसकी भुजाएं ये हैं। पहले तो मुझे ये बताओ उन सभी त्रिभुजों का परिमाप। पहले तो त्रिभुज बनेंगे कितने? भाई पहले तो त्रिभुजों की संख्या निकाल लें। सबसे पहले संभावित त्रिभुजों की संख्या, चलो संभावित त्रिभुजों की संख्या निकाल लेते हैं कि भाई संभावित त्रिभुज बनेंगे कितने, पहले ये तो देख लेते हैं। छोटी भुजा क्या है? 14 है। ठीक है, डबल किया 2 माइनस 1, 14 2 28, 28 में से 2 1 घटाएंगे, 28 में से 1 घटाएंगे 27। कुल त्रिभुज कितने बनेंगे? 27। संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी सर? 27 आ जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरा सर, संभावित त्रिभुजों से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो उसका परिमाप चाहिए। परिमाप क्या होता है? मतलब 27 जो त्रिभुज बनेंगे ना, 27 जो त्रिभुज बनेंगे उसमें, ठीक है, हमारे पास में 27 त्रिभुजों का परिमाप निकालना मतलब 14 25 तो रहेगा ही। भाई इसका मतलब यही तो हुआ ना। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर ऐसा एक त्रिभुज बनेगा, ऐसे 27 बनेंगे, इसमें यहाँ 14 होगा, इसमें 25 होगा, इधर पता नहीं क्या होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी 14 होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ एक और वैल्यू होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे चलते चलते 27 त्रिभुज बनेंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता, तभी तो परिमाप आएगा जब हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू क्या हो सकती है? ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? वो हम लोगों ने कहा था कि दो भुजाओं, ये जो x होगा भाई, ये जो x होगा वो क्या होगा बताओ? x, इन दोनों का अंतर 25 में से 14 घटाइए भाई, 25 में से 14 घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा? 11। और इसमें ये जोड़ूंगा तो 25 और 4 39 39, यानी जब x का जो मान आएगा ना वो यहाँ से रहेगा। x का मान यहाँ से रहेगा। कहाँ से सर? x का मान क्या आएगा? 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, 14 आ सकता है, 15 आ सकता है। ऐसे करते करते कहाँ तक? 39 तक। ऐसे कहाँ तक? 39 तक होगा। तो ये 39 जो संख्या है वो कितनी हो गई अपने पास? 27 हो गई। भाई ये संख्या कितनी हो गई? 27। 12 से लेके 39 तक 27 संख्याएं हो गई हैं। अब हमें परिमाप चाहिए। परिमाप में मुझे बताओ, ये तो सब में रहेगा भाई। 14 और 25 कितने हुए? 39 यहाँ पर भी है, ठीक है, 39 यहाँ पर भी है, 39 यहाँ पर भी है, 39 यहाँ पर है। तो टोटल 39 कितनी बार है सर? 27 बार। तो ये तो हो गया 27 × 39 प्लस ऑफ 27 × 39। अरे योग ज्ञात कर रहा हूँ भाई, अरे मैं योग ज्ञात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? योग ज्ञात कर रहा हूँ। तो ये तो 27 त्रिभुज हैं और प्रत्येक में इन दोनों को जोड़ा तो 39, तो यही हो गया। प्लस उसके बाद में सर यहाँ से 12 से लेके 39 नहीं 38 तक, 12 से लेके 38, 39 से कम ना, 12 से 38 तक जोड़ना है। 12 से 38 संख्या कितनी हो गई? 27। समांतर श्रेणी से कर लो। अरे ये एपी तो बन रही है ना, एपी बन रही है तो क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला n/2 a + b। n कितना है? 27 बट्टा में 2 a + b, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गए सर? 50। भाई 2 का पाड़ा इसमें 25। आप लोग कैलकुलेशंस कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आप लोगों का कैलकुलेशंस करना, आंसर आ जाएगा। दोनों में से 27 कॉमन ले लेना। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 39 प्लस ऑफ 25, 39, तो 27 इंटू इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया सर 9 और 5 14। ठीक है, हौसल का 1, ये 64। आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताओ 7 चौक 28, 28 का 8, हौसल का 2, ये कितना हो गया 7 चंग 42 और 6 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये कितना हो गया 52, 52 का 2, हौसल का 5। ठीक है, हौसल का 5, ये कितना हुआ 7 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17, तो ये हो गया 1728। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई 1728 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। अरे सभी कर लोगे ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चंस और हैं भाई, मेरे पास एक क्वेश्चंस और हैं। प्रश्न क्या है सुनना। प्रश्न है दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर, दिए गए त्रिभुज में पी क्यू आर, दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर में एस, दिए गए चित्र में एस पी क्यू रेखाखंड पर, एस पी क्यू रेखाखंड पर, एस पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु है, एक बिंदु है। पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पी एस बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो एस क्यू की लंबाई, तो एस क्यू की संभावित लंबाई हो सकती है। ठीक है, 4 हैं या फिर 13 हैं या 24 हैं या 21 हैं। ठीक है, ये आपके डायग्राम बना रखा है भाई। ये है P, ये है Q, ये है S, ये है 3, ये है 8, ये है 15, ये है R। बताओ बताओ, दिए गए चित्र में ये दे रखा है, इसमें आपको ये दे रखा है संभावित लंबाई क्या होगी। पहले तो मुझे बताओ, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तो सर मेरे पास जो पी क्यू होगा ना वो किससे ज़्यादा होगा, 15 और में से 8 घटाओ 7 और 15 और 8 जोड़िए कितने हो सर 23। यानी सर पी क्यू का जो मान होगा वो 7 से ज़्यादा और 23 तक रहेगा। ठीक है, 7 से तो ज़्यादा ही रहेगा। मतलब क्या होगा सर 8 रहेगा, फिर 9 रहेगा, ठीक है, फिर 10, ऐसे करते करते सर 22 तक रहेगा। अरे इसमें से ही रहेगा, यही संभावित मान हो सकते हैं। अब चलिए, यदि मान लो 8 होता,
ठीक है, यदि ये 8 होता, ठीक है, ये 8 होता तो ये कितना होगा सर? 5 होगा। भाई ये 8 होगा तो ये कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, यदि ये 9 होता तो सर ये कितना होता? 6। इसका मतलब सर मैं कह सकता हूँ 5 से तो ज़्यादा ही होगा, 5 और 5 से ज़्यादा ही होगा। 5 और 5 से ज़्यादा होगा तो ये तो आंसर होने की संभावना ही नहीं है, ये आंसर आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। अरे बात समझ में आई कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। ठीक है, यहाँ से ये तो हो गया। उसके बाद में सर हाईएस्ट आप 22 ले सकते हो। चलो एक बार इसको 22 लेता हूँ। भाई ये पूरा 22 होता तो 22 यानी ये कितना होता सर? 19 होता। ये कितना होता? 19 होगा। सपोज ये यहाँ पर 20 होता, सपोज ये 20 होता पूरा, तो 20 में से 3 घटाओ, 20 में से 3 घटाओ सर 17 होता। ठीक है, या 21 होता, कुछ भी लिख लेता हूँ। चलो 21, ये 21 है, 21 ले लेता हूँ। ये लो 21 ले लिया। ठीक है, 21 ले लिया। तो मुझे बताओ 21 लेने पर ये कितना हो जाएगा सर? 21 लेने पर यह कितना हो जाएगा? 3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ से 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी हाईएस्ट कितना हो सकता है? 19 हो सकता है। हाईएस्ट 19 हो सकता है सर। 24, 21 बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13। भाई आंसर कितना हो जाएगा? 13। मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? आपसे पूछा है कि बताओ इसकी संभावित लंबाई क्या हो सकती है? सर 8 से लेके 22 के बीच में हो सकती है। 8 से लेके 22 के बीच में हो सकती हैं। 8 से लेके 22 के बीच में, तो 8 से 22 में बीच में यदि 8 भी रखता हूँ, ठीक है, यदि 8 रखता हूँ तो सर ये पूरी 8 है तो ये 3 है, तो ये कितनी होगी? 5 होगी। यानी यदि मैं ये सर मान लो 9 रखता हूँ तो सर ये 6 होगी। ठीक है, इसका मतलब सर कम से कम 5 तो होगी, 5 से कम तो हो ही नहीं सकती, इसलिए 7 कट गया था, इसलिए 4 कट गया। अब मैंने कहा था मान लो ये 22 है, सपोज ये 22 होता तो सर 22 में से 3 घटाओ, 22 में से 3 घटाओगे 19, तो सर ये 19 आएगा। ठीक है, 19 आएगा। मान लो ये 22 ना होकर 21 होती, 22 ना होकर 21 होती, तो 21 में से 3 घटाता तो 18। इसका मतलब सर SQ का मान, SQ का मान कम से कम 18, मतलब अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है? 19 हो सकता है। हाईएस्ट 19 हो सकता है। 24, 21 तो बिल्कुल नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 13। आंसर कितना हो जाएगा? 13। तो 13 ये हो सकता है, 13 और 3, ठीक है, 16 आंसर हो सकता है। और 16 इस रेंज में बिल्कुल आएगा। भाई 16 इस रेंज में बिल्कुल आएगा। मुझे ये बताओ यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस देखे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो हम लोगों ने आज जो त्रिभुज पढ़ा है, ठीक है, सबसे पहले 3 रेखाखंड से घिरी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती हैं। कुल 6 अवयव होते हैं। किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए कम से कम 3 अवयव जरूरी हैं। 3 भुजाएं हो, 2 भुजाएं, 1 कोण हो। तीनों कोणों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये अंतकोणों का योग होता है, बहिष्कोणों का योग होता है। ठीक है, एक बढ़ाने पर बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन स्पेशली ध्यान रखना जो लास्ट में अभी लिखवाया था। ठीक है, ये लास्ट में अभी जो लिखवाया था, इन क्वेश्चंस का भी आप लोगों को स्पेशली ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज से संबंधित बेसिक चीज़ें थी वो अपने डिस्कस की। कल इसी को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।